बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान खान इल्म अचीवर के PYQ सीरीज में आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन के सेकंड पार्ट को डील करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन है वहीदा's granddaughter is about as many days as her son in week and her granddaughter is as many months as she is in years. Her granddaughter, her son and Wahida's together are 120 years old. The age of Wahida in years is. देखिए इसमें तीन कैरेक्टर हैं। एक का नाम तो वहीदा दिया हुआ है और वहीदा से ही रिलेशन दिया है कि दूसरा जो है वो वहीदा का बेटा है और तीसरी रिलेशन में जो कैरेक्टर है वो वहीदा की पोती है, जिसको हम ग्रैंड डॉटर कह रहे हैं। वहीदा का बेटा, वहीदा की ग्रैंड डॉटर। अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि वहीदा की जो ग्रैंड डॉटर है वो उतने ही दिन की है जितने हफ्ते का उसका बेटा है। तो इसको अगर हम शुरू में एज्यूम करें कि ये x डेज का है तो ये x वीक होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। जितने दिन उतने ही वीक। अब देखो इनमें अगर तुम रेशियो वाला क्वेश्चन बनाओगे, प्रोपोर्शन लगाओगे, तो दोनों को सेम यूनिट में लाना है। तो यहां पर डेज है, यहां वीक है, क्यों ना दोनों को डेज में हम कन्वर्ट कर लें। तो हमें मालूम है एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 डेज इन अ वीक। तो हम ये मान रहे हैं कि इसका ये 7 टाइम्स है, क्योंकि रिलेशन है डेज और वीक का। तो डेज का 7 टाइम्स करोगे तब वीक बनेगा। तो ये पहला रिलेशन आ गया, सेम यूनिट में हमने रखा प्रोपोर्शनल के लिए, रेशियो के लिए, कि इसकी एज x है तो इसकी एज 7 टाइम्स होगी। अब आगे क्वेश्चन कह रहा था कि ग्रैंड डॉटर ही इसी की बात कर रहा है। एज मेनी मैन एज, अच्छा यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रैंड डॉटर जितने मंथ की है उतने ही ईयर की वहीदा है। तो हम फिर इसको मान लेते हैं कि x मंथ की है तो ये होना चाहिए x ईयर का, वहीदा होनी चाहिए x ईयर की। अब देखो मंथ और ईयर में रिलेशन है 12 का। मंथ को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईयर बनेगा। तो पहले इसको x डेज माना तो ये x वीक आया। इस x वीक को अगर हम डेज में कन्वर्ट करेंगे तो 7 डेज हो जाएगा। तो 7 इंटू x। अगली बार इसको मानेंगे x मंथ तो ये हो जाएगा x ईयर। अब मंथ और ईयर का सेम यूनिट करना है तो 12 से मल्टीप्लाई। लिहाजा मेरे पास जो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेशियो बना है वो बना है 12:7:1 का। अब देखिए इसमें अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबके एज को जोड़ दें, वहीदा की एज जो कि 12x है, उसके बेटे जो कि 7x है और उसकी पोती जो कि x है, तो इसका टोटल दिया हुआ था 120 ईयर्स में दिया हुआ है। तो ये एज ईयर्स में आ रहे हैं। 12 + 7 19 + 1 20x। 20x की वैल्यू अगर 120 है तो x की वैल्यू तो आ गई 6। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, वहीदा की एज। तो वहीदा की एज में पुट कर दीजिए। 12 में अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा यू विल गेट 72 ईयर्स। तो 72 साल की वहीदा है, ऑप्शन सी जो पूछा था। यहां अगर पुट कर देंगे तो 42 साल हो जाएगा वहीदा का जो बेटा है उसकी एज। और अगर मैं यहां पुट कर देता हूं x की वैल्यू दैट इज 6 ईयर, तो पोती है 6 साल की। पोती है 6 साल की। तो 6 साल में जितने दिन होंगे 42 साल में उतने ही हफ्ते होंगे। क्योंकि 7 का डे और वीक में रिश्ता है, यहां भी 7 टाइम्स का है। अच्छा 6 साल में जितने मंथ होंगे 72 साल में भी उतने ही मंथ होंगे। क्योंकि मंथ और ईयर में रिलेशन 12 का है तो यहां साफ दिख रहा है। मगर खैर क्वेश्चन के हिसाब से 72 ईयर, क्योंकि वहीदा की एज सिर्फ पूछा था, बाकी की एज पूछता तो भी, बाकी क्रॉस चेक कर लीजिए, सबका सम करेंगे 120 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलें।
इफ 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6 है और x की वैल्यू निगेटिव में है, x लेस देन 0, देन तो इसके दो तरीके हैं। एक तो मैं ग्राफिकल मेथड से आपको समझाता हूं, जो ज्यादा आसान है वो ये है, क्यों ना हम इसको 2x प्लस वाई इक्वल टू और लेस देन 6 है। अब आगे बाद में सोचेंगे कि x की वैल्यू निगेटिव पर क्या होगा। पहले मैं इसको ग्राफ पर सोचता हूं। ये है मान लीजिए एब्सिसा x एक्सिस और ये है आपका ऑर्डिनेट यानी y एक्सिस। एक रफली ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक बार x की वैल्यू को 0 मानते हैं। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 6 आएगा। चलो मैं इक्वल टू मानकर चलता हूं, लेस देन बाद में सोचेंगे। तो अगर ये इक्वल है तो x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू 6 आई। y की वैल्यू 6 यहां पर हम लिख रहे हैं, y कोऑर्डिनेट पर x 0 होता है, x की वैल्यू 0 है, y का कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया 6। चलिए अगली बार y को 0 कीजिए। y को 0 कीजिएगा तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 6, x की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी x की वैल्यू है 3। ये है ओरिजिन, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं और x एक्सिस पर x की वैल्यू होती है, y 0 होता है। अब देखिए इन दोनों पॉइंट को अगर आप स्ट्रेट लाइन से मिला दें, चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। यानी ये और इन दोनों पॉइंट को अगर स्ट्रेट लाइन की तरफ मिलाएं तो ये इस तरफ बढ़ेगा। अब देखो यहीं पर मैं सारा सिचुएशन डिस्कस करता हूं। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव बोलता तो हम इस ओर चलते और y की वैल्यू तसव्वुर करते। तो अगर देखो पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहा है तो यहां पर y की वैल्यू जो आएगी वो 6 से कम आएगी। अगर हम यहां पर देखेंगे तो y की वैल्यू 6 से कम आएगी। x की वैल्यू 3 पर तो y 0 है। यहां पर देखिए 3 से ज्यादा पर एक y की वैल्यू निगेटिव में आ रही है, यहां पर माइनस में आएगी वैल्यू। इधर देखेंगे तो y की वैल्यू निगेटिव होगी। तो 3 पर 0 है, 3 से ज्यादा वैल्यू रखने पर y की वैल्यू निगेटिव आ रही है। ये तो x की वैल्यू हमने देखा। यही क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव इस तरफ है, तो आप तसव्वुर करो यहां पर x की वैल्यू शायद -1, -2, -3 हो। तो अगर आप निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो y की जो वैल्यू आनी है वो 6 से ज्यादा आनी है। कोई भी निगेटिव वैल्यू पर देखिएगा y की वैल्यू ज्यादा आएगी, मोर देन 6। ये ग्राफ इस तरफ जा रहा है, तो आप कोई भी वैल्यू तसव्वुर कीजिए, वहां पर y की वैल्यू मोर देन 6 आएगा। तो पहला आंसर ही सही लग रहा है, y इज ग्रेटर देन 6। दूसरे ऑप्शन में कहा है y इक्वल टू 6, y 6 भी हो सकता है और 6 से ग्रेटर। यहां पर देख रहे हैं 0 पर 6 हो रहा है, निगेटिव पर नहीं, 0 पर 6 हो रहा है, तो 6 के बराबर वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। यहां कह रहा है 0 से ग्रेटर है, y से लेस है, 0 और y के बीच, मतलब यहां पर वैल्यू बोल रहा है। ये पॉसिबल नहीं है। 0 ये 3 के बीच में, अगर x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में हो तब ये वैल्यू आवेगा y का, और y की वैल्यू निगेटिव में है, लेस देन 0, ये सब पॉसिबल नहीं है। ये तो हो गया, चलिए ग्राफ से आपने तसव्वुर किया। अब आपको दूसरा तरीका बताते हैं। क्यों ना हम लोग इस इक्वेशन में, क्योंकि यहां इक्वल था तो इसको इक्वल तसव्वुर करते हैं, बाद में लेस देन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसको इक्वेशन बना लिया और x की वैल्यू निगेटिव ही तसव्वुर किया। लेट अस अज्यूम x की वैल्यू -1 मान लेते हैं निगेटिव में। अगर x की जगह -1 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होकर ये -2 हो जाएगा, प्लस y, तो y की वैल्यू आ जाएगा -2 और चलो दिखला देते हैं, y की वैल्यू आ जाएगा -2 और +6 दैट इज +8। तो y इज ग्रेटर देन 6 आया। आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, छोटी से छोटी वैल्यू रख लीजिए। चलिए अगर हम x की वैल्यू को -0.1 तसव्वुर करते हैं, निगेटिव का मतलब 0 से छोटा, अब जरूरी नहीं कि डायरेक्ट -1 आ जाए, -0.1 रखते हैं। इसी एक्सप्रेशन में अगर हम पुट करें 2 × -0.1 प्लस y इज इक्वल टू 6, तो यहां पर वैल्यू था माइनस और 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा ये 0.2, प्लस y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 0.2 दैट इज 6.2। इट मींस दैट y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6, नॉट इक्वल टू 6।
कभी भी 6 के बराबर नहीं हो रहा है। 6 के बराबर कब होगा, जब ये x की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, x की वैल्यू को अगर हम 0 कर देंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी। और निगेटिव बोल रहा है यहाँ 0। हाँ, अगर ये एक सवाल होता, सपोज अगर ये सवाल होता कि x की वैल्यू 0 के बराबर भी है तो ये आंसर आता कि बराबर पे तो हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। तो खैर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हम दे चुके हैं और ग्राफिकल मेथड से जवाब देना ज्यादा आसान है और ग्राफ ड्रॉ तुरंत कर लेंगे। वैसे वैल्यू पुट करके भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ टैक्सी ड्राइवर चार्जेस ₹10 ₹10.50 मान लीजिए पर किलोमीटर फ्लैट रेट इन एडिशन टू ₹20। अच्छा, यानी एक टैक्सी ड्राइवर कहता है कि फिक्स चार्ज है ₹20। ₹20 तो आपको देने ही, उसके एडिशनल आपको पर किलोमीटर चलने का ₹10.5 किराया लगेगा। अजय है, अजय हैज नो मोर देन 220 टू स्पेंड ऑन द राइड। यानी मान लीजिए अजय नाम का कोई इंसान है और उसको राइड लेनी है और उसके पास कुल बजट ₹220 ही है। विदाउट एक्सीडिंग हिज बजट, ठीक है, वो कितना चलेगा? 20 किलोमीटर से कम या 20 किलोमीटर के बराबर, 20 किलोमीटर से ज्यादा, एग्जैक्टली 20 किलोमीटर। तो जरा सोचते हैं, ₹220 उसके पास है, ₹220। अच्छा, इस 220 में ये देखिए जो फिक्स चार्ज था वो माइनस कर दीजिए। फिक्स चार्ज कितना है भाई? ₹20 तो आपको लगेंगे ही लगेंगे, तो ₹20 तो वो माइनस कर दीजिए। ₹20 जब वो माइनस कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा ₹200। ये है पर किलोमीटर वाला, पर किलोमीटर। चूंकि ₹20 एडिशनल था वो तो देना ही देना है, तो मान लीजिए ₹220 अगर मेरे पास बजट है तो उसमें ₹20 तो मैं दूंगा ही दूंगा। टैक्सी में मान लो बैठने का ₹20 तो मैं दूंगा, उसके बाद चलने का 1 किलोमीटर का ₹10.5 है। तो मेरे पास जितना है उसको 10.5 से डिवाइड कर दो, इतने किलोमीटर ही हम चल सकते हैं। रेट से डिवाइड कर दो, किलोमीटर पता चल जाएगा। लॉजिक लगाते हैं, अगर ये 10 होता 10 तो एग्जैक्टली 20 आता, एग्जैक्टली 20 आता। 200/10, 10-10 रुपए के हिसाब से अगर चल रहा होता तो ₹200 में वो 20 किलोमीटर चल लेता, मगर यहाँ 10.5 है, यानी डिनोमिनेटर 10 से ज्यादा है, तो अब ये वैल्यू जो होगी वो 20 से कम आएगी। एग्जैक्ट 10 होता तो 20 आता, डिनोमिनेटर अगर 10 से ज्यादा है तो वैल्यू 20 से कम आएगी। तो करेक्ट आंसर हो गया पहला। यहां इक्वल तो आ ही नहीं सकता, ग्रेटर का सवाल ही नहीं। ग्रेटर तब होता जब वैल्यू 10 से कम होती और 10 पर 20 आ रही होती। तो ये क्वेश्चन तो काफी आसान पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8% ऑफ द वोटर इन एन इलेक्शन did not cast their votes. In this election, there are only 2 candidates. The winner, by obtaining 48% of the total vote, defeated his rival by 1100 votes. The total number of voters in the election was. देखिए अच्छा सवाल है और इसको भी मैं थोड़ा सा लॉजिक पे बनाऊंगा। मान लेते हैं 100% वोटर थे, जिसमें से 8% ने तो कास्ट ही नहीं किया, तो टोटल वोट जो कास्ट किया गया है वो सिर्फ 92% वोटर ने किया है। 8% एब्सेंट थे, वोट ही नहीं डाला, तो 92% लोगों ने वोट डाला। अब मान लीजिए 2 ही कैंडिडेट है, तो वोट या तो कैंडिडेट ए को मिला है या कैंडिडेट बी को मिला है। लेट अस अज्यूम there are 2 candidates like A and B। अब 92% जो वोट मिला है या तो A और B को मिला होगा, या तो इसको नहीं तो फिर इसको। अब जो जीता है उसको 48%, चलो मान लेते हैं A इलेक्शन जीत गया, ज्यादा वोट मिले इसको, तो 92% में से 48% लोगों ने इसको वोट दिया और ये जीत गया 1100 वोटों से। तो ये तो पता चलो करो कि हारने हुए कैंडिडेट को कितना वोट मिला। तो 92% में से 48% अगर इसको दे रहा है तो 92 - 48 44 बना, तो 44% लोगों ने इसको वोट दिया होगा। अच्छा, दोनों को अगर 44-44 मिल रहा होता तो दोनों के पास नंबर ऑफ वोट्स बराबर होते।
अगर किसी एक को 45% वोट मिलता, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, और एक को 44, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1% का था, तो उस 1% की वैल्यू पता होती कि कितने मार्जिन से जीता। तो जो मार्जिन होता है वो डिफरेंस होता है बेटा। इन दोनों के बीच में 4% के वोट का डिफरेंस है, और यही डिफरेंस मार्जिन बता रहा है जो वोटर जीता है उसको 1100 वोट ज्यादा आया है। तो 4% की वैल्यू 1100 वोट है, 4% की वैल्यू। टोटल वोट इसको 1100 नहीं मिला, ये जीता है, तो 44%, 48%, ये 4% वोट से जीत गया। तो टोटल वोट अगर मैं x मानूं, इसके 4% की वैल्यू गिवन है 1100, 4% की वैल्यू। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4% का 11 है, ये इधर चला जाएगा 11, चलो इसको मैं यहीं पे काट देता हूं 25। तो 1100 को आप 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11 को 25 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान होता है, दोनों डिजिट लिख देते हैं और इन दोनों का सम बीच में लिख देते हैं। 27,500 वोट, उस इलेक्शन में टोटल वोट 27,500 था, जिसमें 8% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया, 92% था। दो कैंडिडेट थे, एक को 48 मिला, दूसरे को 44। इन दोनों में जो परसेंट का डिफरेंस था वो 4, और वोट का डिफरेंस 1100। 1100 वोट से एक बंदा जीता है जिसको ज्यादा आया है, दूसरा बंदा हारा है जिसको कम आया है, यही दिया हुआ। 400 की 4% की वैल्यू 1100 है, तो निकाल लीजिए 100% की वैल्यू क्या होगी, तो वो आप निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मिनट। इफ द लाइन गिवन बाई, और देखिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, दो इक्वेशन दिए हुए हैं, आर पैरेलल, पैरेलल के माने हो गए इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। तो इसके लिए तो सिंपल सा इक्वेशन है, A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2। x के कोएफिशिएंट एंड y के कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा, कांस्टेंट टर्म के रेशियो बराबर नहीं होंगे। चलिए A1 की जगह पर हम लोग लिख रहे हैं पहले इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट जो कि 3 है, A2 की जगह दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है, इक्वल टू पहले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 2 के, दूसरे में है 5। अच्छा मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू तो यहीं से निकल जाएगा, आगे वाला एक्सप्रेशन ये बता देगा k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है। तो चलिए यहां से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 4k, और यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 15, तो k की वैल्यू आ गई 15/4। The value of k is 15/4, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Point A and B are 60 kilometer apart. A bus start from A and another from B at same time. If they go in same direction, they meet in 6 hours, and if they go in opposite direction, they meet in 2 hours. The speed of bus with greater speed is। चलिए दो पॉइंट है A और B, A और B दो पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, और वो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। एक बस A से स्टार्ट होती है, दूसरी B से स्टार्ट होती है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाती है। लेट अस एज्यूम A वाले बस की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उसी वक्त B से भी एक बस निकलता है, उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, और दोनों की मुलाकात कहीं पर होती है। मान लीजिए इस P पॉइंट पर दोनों मीट करते हैं, और यहां से A चला है 6 घंटा, B भी चला है 6 घंटा। तो जनरल मेथड से आप निकाल लीजिए, टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी, ये एक्स्ट्रा BP है डिस्टेंस। तो ये है एक सवाल। अब इसको क्या है ना, जनरल तरीके से ही बना सकते हैं आप। जनरल तरीका ये है, A की स्पीड पता है, टाइम पता है, यहां से यहां जाने में 6 घंटा लगा है, 6 आवर। B को भी लगा होगा 6 आवर,
एक एक्सप्रेशन है, जैसे समझाने के लिए बता दे रहा हूं मैं, कि अगर मैं सिर्फ ए की बात करूंगा, सिर्फ ए की, तो मैं कहूंगा डिस्टेंस दैट इज 60 प्लस यहां से यहां 60 प्लस बीपी, दिस इज द टोटल डिस्टेंस जो ए वाला बस चला है, जो ए पॉइंट से चला होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड एक्स है इनटू टाइम। उस तरीके से अगर बी की बात करें तो ये चला है जो डिस्टेंस वो है बीपी, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है आपका y, टाइम है 6, तो 6y की वैल्यू bp है, आप bp की जगह पर 6y रख दीजिए और उसके बाद बना लीजिए। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में bp की जगह पर 6y लगा दूं इज इक्वल टू 6x, तो यहां से एक एक्सप्रेशन निकल कर आएगा 6x माइनस 6y, 6 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस y की वैल्यू आ गई 10। ये हो गया पहला एक्सप्रेशन। इसी तरीके से दूसरा एक्सप्रेशन भी निकाला जा सकता है कि अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तब 6 घंटे में मिल रहे हैं, दे मीट इन 6 आवर्स। चलो, एंड इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, तभी मिलेंगे। अपोजिट का मतलब ये मत समझिएगा कि ए इधर जा रहा है बी इधर जा रहा है, फिर तो मिलेंगे नहीं। ये अपोजिट का सेंस यहां पर है टुवर्ड ईच अदर, ये इधर जा रहा हो ये इधर जा रहा हो विथ x और y स्पीड से, तो ये इस पॉइंट पर मिल रहा है, लेट अस अज्यूम q। तो a से q तक चला है और 2 घंटे में मिला है, b से q तक चला है, ये भी 2 घंटे में मिला है। तो अगर मैं aq के डिस्टेंस को अपने मन से कुछ नाम देता हूं, चलो इसको मैंने नाम दे दिया है डिस्टेंस d। a से q के डिस्टेंस का नाम है d, तो अब ये आएगा 60 माइनस डी, दिस डिस्टेंस इज बिटवीन बी एंड क्यू पॉइंट। तो अब हम ए का देखेंगे, ए से क्यू जाने का टाइम है 2 घंटा, इस पॉइंट तक 2 घंटा, इस पॉइंट तक 2 घंटा, तभी तो 2 घंटे में मिल रहे हैं। तो ए पॉइंट से शुरुआत करते हैं, ए पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। तो ए चला है डिस्टेंस डी, ए से क्यू का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम दैट इज 2x। अच्छा, बी पॉइंट की बात कीजिए। अब जो डिस्टेंस चला गया है वो 60 माइनस डी है, बी से क्यू की डिस्टेंस, यहां से यहां जाने में 2 घंटे का टाइम लगा है, तो टाइम इनटू स्पीड, क्यों ना इस डी की जगह 2x रख दें, तो 60 माइनस 2x इज इक्वल टू 2y, तो 60 बराबर हो गया, ये माइनस उधर जाकर प्लस 2y। यहां से आप चाहें तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो एक्सप्रेशन आ गया x प्लस y की वैल्यू 30। अब तो लीनियर इक्वेशन इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस 10 है, दोनों का सम 30 है। लीनियर इक्वेशन से दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करके निकाल लीजिए। जैसे x प्लस y 30 दिया है, x माइनस y 10 दिया है, ऐड कर दीजिए, प्लस y माइनस y कैंसिल आउट, x x ऐड होके 2x, 30 प्लस 10 40, x बिकम 20। तो जो ग्रेटर स्पीड वाला है उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर आनी चाहिए, क्योंकि जो पीछे है वही ग्रेटर स्पीड है। कह रहा स्पीड ऑफ बस विद ग्रेटर स्पीड, ग्रेटर स्पीड का मतलब x की वैल्यू बोला है। अच्छा, y भी अगर निकालना चाहें तो x की जगह पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू आ गई 10। तो ये एक तरीका है जिससे हम इजीली इस क्वेश्चन को बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The ratio of income of 2 person is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them save 200 rupees per month, find their monthly income. एकदम आसान सवाल पूछ दिया। देखिए, 2 लोग हैं, दोनों का मंथली इनकम पूछ रहा है और क्वेश्चन के शुरुआत में ही मंथली इनकम का रेशियो दे दिया। तो अगर ऑप्शन ए होना, मैं ऑप्शन से बना रहा हूं, तो एक का मंथली इनकम 1200 है और दूसरे का मंथली इनकम 800 है। जरा इनको रेशियो में लिखकर रेशियो निकालिए। 12/8 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये जो इनकम है इसका रेशियो 3:2 आया। क्वेश्चन की शुरुआत में कहा है रेशियो 9:7 होना था।
तो इनकम ही दिया है, इसी को रेशियो में लाओ, इनकम का रेशियो बनेगा, क्वेश्चन से टैली कराओ, नहीं मिला तो पहला ऑप्शन तो भाई नहीं है। दूसरे ऑप्शन में आओ, उसी तरीके से दूसरे ऑप्शन में जब आप आइएगा तो 1800 बटा 1400, चलिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से काटे, ये तो इनकम आ गया 9:7। इनकम अगर 1800 और 1400 है दो लोगों का, इनका रेशियो कीजिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 18/14, 2 से काटिएगा 9:7, बात सही है, टैली कर गया। अब आगे और टैली करा देंगे। इसके खर्च का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3, लेकिन अगर दोनों 200 रुपए सेव करता है, सोचो जिसने 1800 रुपए कमाए और 200 सेव किए तो खर्च किए होंगे 1600। 1800 इनकम है, 200 की सेविंग है, तो बाकी जो था वो खर्च था। तो 1800 कमा के अगर 200 बचा रहा है तो 1600 खर्च, सॉरी 1800 कमा के, हाँ 200 बचा रहा है तो 1600 खर्च कर रहा है। दूसरा आदमी 1400 रुपए कमा के 200 रुपए बचा रहा है तो 1200 रुपया खर्च कर रहा है। ये आ गया इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंडिचर। कमाया यानी इनकम माइनस सेविंग इजकल टू एक्सपेंडिचर। अब अगर रेशियो लें तो 0 0 0 0 कैंसिल, 4 से 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4:3। सही बात है, दोनों जब मिल गया तो 100% यही आंसर। वैसे मैं आपके तसल्ली के लिए तीसरे ऑप्शन को भी ट्राई कर लेता हूं। तीसरे ऑप्शन में ये इनकम दिया था, इनकम है 1000 बटे 7000। सर ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये रेशियो तो इनकम का 1:7 आया, क्वेश्चन में 9:7 था, ये नहीं होगा। चलिए डी ऑप्शन पर आते हैं। डी में 9000 रुपए इनकम बटा 7000 इनकम। देखिए पहला आंसर तो आया, पहला आंसर मतलब पहला स्टेटमेंट सेटिस्फाइड। जो इनकम दिए हैं उसका आप रेशियो लीजिएगा 9:7 आवेगा। अब एक्सपेंडिचर को चेक करते हैं, क्योंकि यहां भी 9:7 टैली कर गया था। 1800 बटा 1400, 9000 बटा 7000 भी 9:7 आया। अब देखो अगला स्टेटमेंट आते हैं, खर्च निकालना है। खर्च कैसे निकालेंगे? अगर कोई इंसान 9000 रुपए कमा रहा है और 200 रुपए ही सिर्फ सेव कर पा रहा है तो गोया 8800 यानी 8800 रुपए उसने खर्च किए। कोई आदमी 7000 रुपए अगर कमा रहा है और 200 ही सेव कर रहा है तो 6800 खर्च किया उसने। तो आप इनकम में से सेविंग माइनस कर दीजिएगा तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। जब एक्सपेंडिचर आ जाएगा तो अब इसका रेशियो लिखेंगे, और ये मुझे दिख रहा है, चलो 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये तो हो गया 22। 4 से काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 7 जा 22 बटा 17 और 70 इज अ प्राइम नंबर। अब ये नहीं कटेगा फर्दर, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो तो यहां पर 22 बटा 17 आ गया, जबकि 4 बटा 3 होना था, इसीलिए यही आंसर है। जहां पर दोनों इक्वेशन या दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाइड हो जाएं वही आंसर होता है। चलिए जनरल तरीके से बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। X takes 3 hours more than Y to walk 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर जाना है और दो लोग हैं, एक X है एक Y है। Y के मुकाबले X की स्पीड शायद कम रही होगी, इसलिए उसको 3 घंटा ज्यादा वक्त लगा। बट इफ X डबल हिज पेस, यानी अब अगर वो X अपनी स्पीड डबल कर ले, ही इज अहेड ऑफ Y बाई, अच्छा यानी अगर X अपने पेस को, स्पीड को डबल कर ले तो वो Y से 1.5 घंटा पहले पहुंच जाता है, यानी Y को अब ज्यादा वक्त लगा। द स्पीड ऑफ X एंड Y आर रेस्पेक्टिवली। जनरल बात कर लेते हैं, दो सिचुएशन है, एक जगह X है एक जगह Y है। चलो ये दो सिचुएशन है हमारे पास, जरा देखते हैं। X की स्पीड को शुरू में हम X ही किलोमीटर मान लेते हैं, इसकी स्पीड यही पूछी गई है, X की स्पीड क्या होगी। लेट अस अज्यूम X किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, और इसकी स्पीड हम मान लेते हैं Y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ Y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे आइए, डिस्टेंस आपको पता है 30 किलोमीटर ही जाना है।
डिस्टेंस हर जगह फिक्स है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, डिस्टेंस 30 किलोमीटर ही है। अच्छा, इसका अगर शुरू में हम टाइम, चलो इसका टाइम मानते हैं, अगर इसका टाइम टी आवर है तो इसको 3 घंटा ज्यादा वक्त लगा है इस स्पीड से। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर x अपना स्पीड डबल कर ले तो अब नया टाइम जो आवेगा वो y के मुकाबले 1.5 घंटा कम आएगा। ये है सिचुएशन पूरी, जिसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखा। x और y है, शुरू में कंपेयर किया गया कि x को 3 घंटा ज्यादा वक्त लगता है 30 किलोमीटर जाने में y के मुकाबले। तो दोनों की स्पीड मान लिया x y, 30 किलोमीटर ही जाना है, और इसका टाइम अगर t है तो इसका t+3 होगा। अब कह रहा है कि अगर x अपने पेस को डबल कर ले तो उसको t के y के मुकाबले 1.5 घंटा कम वक्त लगता है, या 1.5 घंटा पहले पहुंच जाता है। चलिए, हमारे पास एक्सप्रेशन तो है ही, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस तो आपके पास है 30, इस सिचुएशन के हिसाब से स्पीड है x और टाइम है t+3। स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कीजिए, स्पीड टाइम को मल्टीप्लाई कीजिए, डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस विल रिमेन सेम, तो यही 30 रहेगा। अगर हम नया स्पीड जो कि पेस डबल हो गया था x का 2x, और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको आप लिखेंगे 3/2, 1.5 घंटे को 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3/2 ये आ गया। अच्छा, यही चीज y पर अगर लागू करें तो डिस्टेंस 30 है, इसकी स्पीड y है और टाइम t है। ये एक्सप्रेशन बना लिया हमने, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब आइए, अगर चलो मैं इन दोनों को सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, इन दोनों को। वैसे अलग अलग भी कर सकते हैं, चलो मैं अलग अलग कर लेता हूं। एक बार इनको पहला इक्वेशन मानता हूं, x इंटू टी प्लस 3x इज इक्वल टू 30 दिया है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड इसको मान लेते हैं, 2xt माइनस, देखो 2 से 2 कैंसिल, 3x इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, लीनियर इक्वेशन से आपको पता है, वैसे तीसरा भी मान सकता था y t बराबर 30, लेकिन चलिए आप देखिए, जब दो इक्वेशन है और मुझे t बताना ही नहीं है, सिर्फ स्पीड बोला है, स्पीड यानी x और y की वैल्यू निकालनी है, तो क्यों ना हम एक काम करें कि इससे इस वेरिएबल को बराबर करके कैंसिल आउट कर दें तो x बचेगा। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 2xt, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 60, और दूसरे इक्वेशन को एज इट इज उतार दीजिए। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन चेंज करना होगा, तो हम इक्वेशन सेकंड का साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस से हो जाएगा माइनस, ये माइनस से हो जाएगा प्लस, और ये प्लस से हो जाएगा माइनस। अब जरा इसको कैंसिल कर दीजिए, प्लस 6x प्लस 3x दैट इज 9x इज इक्वल टू 60 माइनस 30 दैट इज 30। तो x की वैल्यू आपने निकाल लिया 30/9, 3 से कट के ये वैल्यू आया 10/3। तो x की स्पीड तो हमें निकल कर आ गया 10/3, जो दो ऑप्शन में मुझे सही दिख रहा है, A और C में। बाकी जगह x की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर दिया है, जो कि गलत है। अब क्या करें, x की वैल्यू को वापस किसी भी एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो t की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए देखते हैं, अगर x की वैल्यू 10/3 मान लेते हैं, हम इसी एक्सप्रेशन में पुट कर रहे हैं, तो x दैट इज 10/3 इंटू टी प्लस 3। x की जगह पर आप देखिए 10/3 रखेंगे इज इक्वल टू 30 है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आया 10, 10 उधर जाकर हो जाएगा माइनस,
तो 30 माइनस 10 दिस विल 20। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 0 0 t इंटू 1 टी की वैल्यू आ गई 6। अब जब t की वैल्यू 6 आ गई है तो देखिए एक एक्सप्रेशन आपके पास पड़ा हुआ है, y t की वैल्यू 30 है, y t इज इक्वल टू 30 और t आपने निकाला था 6, तो y बराबर हो जाएगा 30, ये t यानी 6 डिवाइड कर दीजिए, तो y की स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a triangle ABC, one of the angle is 25% more than the sum of other two, then the largest angle of triangle is। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल जो है वो बाकी दोनों एंगल के सम से 25% ज्यादा है। इस एंगल को हम B एंगल, इस एंगल को C एंगल मान लेते हैं और इस एंगल को A मान लेते हैं। तो ये जो है लार्जेस्ट एंगल है। चलिए, तो लार्जेस्ट एंगल जो है वो रिमेनिंग टू एंगल के सम से 25% ज्यादा है। इसी सम से 25% ज्यादा है, ये एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। अब देखिए 1/4, अगर आप इसका एलसीएम लें तो 4 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स बी 4 टाइम्स सी, सिमिलरली 1 टाइम बी 1 टाइम सी, दिस वैल्यू बिकम 5b 5c डिवाइड बाई 4। बहुत ज्यादा करेंगे, 5 को कॉमन ले लीजिएगा, b प्लस सी डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू ए। यहां से एक्सप्रेशन निकाल लीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगा 4a डिवाइड बाई 5, यानी जो बाकी दो एंगल हैं b प्लस सी, उसकी वैल्यू a के टर्म में आई है 4a बाई 5। अब आपको अच्छे से पता है ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। तो यहां से अगर हम b प्लस सी की जगह पर जो वैल्यू a के टर्म में निकाली है वो पुट कर दें, तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया और वो वेरिएबल a है, a ही निकालना था लार्जेस्ट एंगल, इसलिए a के टर्म में हमने रखा। एलसीएम लिया 5, दिस बिकम 5a प्लस 4a इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 9a डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। a की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व कर लीजिए, 9 से कट जाएगा 20, a 5 से 20 मल्टीप्लाई 100 डिग्री, दिस इज द आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। और एक जनरल तरीके से हमने बना दिया। चलिए ऑप्शन से भी हम सोच सकते थे, 25% के माने हैं 1/4, 25/100 यानी 1/4, 1/4 भी कहते हैं। तो सोचो लार्जेस्ट एंगल पूछा है तो ऑप्शन में लार्जेस्ट एंगल 120 है, तो बाकी दोनों का सम 60 होगा। सोचने वाली बात है, ताकि तीनों का सम 180 हो जाए। ये अकेले अगर 120 है तो इन दोनों का सम 60 होगा, और सम से 25% ज्यादा है, तो 60 का 25% यानी 1/4 होगा 15, तो इनका सम 75 होगा, 120 होगा ही नहीं, इसलिए नहीं हुए। सिमिलरली अगर ऑप्शन बी होना है, ए की वैल्यू 110, तो बी प्लस सी की वैल्यू 70 आ जानी है। अच्छा 70 का 1/4 निकालिए, वो पॉइंट में आएगा, तो ये तो ऐड कर ही नहीं सकते हम, करेंगे तो पॉइंट में आएगा, 110 नहीं आएगा। अगर यही ऑप्शन होना है तो जरा देखिए, अगर ए की वैल्यू लार्जेस्ट एंगल 100 है तो रिमेनिंग टू एंगल का सम 80 होगा। अच्छा 80 का 1/4 कीजिएगा तो 20 आ जाएगा, ज्यादा का मतलब ऐड। सही बात है कि जो लार्जेस्ट है वो सम से 25% ज्यादा है, यानी 1/4 ज्यादा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करते तो भी ये आ जाता, बाकी बनाने का ये पूरा तरीका था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और क्वेश्चन है हमारे पास, द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। आइसोसेलस ट्रायंगल में ये बात हमें मालूम है, ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों साइड का सम 20 दिया है। इक्वल साइड को ए बोल दिया, इस बेस को या थर्ड साइड को बी बोल दिया, इन तीनों का सम 20 दिया है। इफ ईच इक्वल साइड इज ट्वाइस द बेस, अच्छा बेस से ये ट्वाइस है तो तीनों साइड, और ऑप्शन में तीनों साइड दिया है तो आसान है, बेस का ट्वाइस होना चाहिए इक्वल साइड। अगर बेस 8 है तो ये 16 होना चाहिए, 6 नहीं होगा। अगर ये 12 है तो बेस का ट्वाइस यानी इक्वल साइड 24 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। 6 है अगर बेस तो उसका डबल यानी 12 होना चाहिए था। हाँ, 4 अगर बेस है तो उसका ट्वाइस हो गया 8 और तीनों साइड को जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। 8 + 8 16 + 4 20। तो ये तो ऑप्शन से ही बन गया, इसमें कुछ करना ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अच्छा, ए की वैल्यू हमें निकालनी है। ए के किस वैल्यू के लिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है? इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के माने हो गए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। नो सॉल्यूशन को हो, पैरेलल लाइन ग्राफ को हो, तो इक्वेशन फर्स्ट से a1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 2 और इक्वेशन सेकंड में x का कोएफिशिएंट a-1 दिया है विच इज इक्वल टू b1 जो कि पहले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है और दूसरे इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है a+1। a की वैल्यू निकालनी है तो यहीं से निकाल लेते हैं, नॉट इक्वल पे जाने की जरूरत नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3a - 3 इज इक्वल टू 2a + 2। इस 2a को इधर ले जाओ तो a बचेगा, ये -3 उधर जाकर +3 और 2 5। तो द वैल्यू ऑफ a बिकम 5। पहला ही आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं एंड द क्वेश्चन इज, a train covered a certain distance at uniform speed. If the train would have been 10 km/h faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. If the train were slower by 10 km/h, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. The distance covered by the train will be। देखिए इसमें पहला सिचुएशन हम ये मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया है वो तो फिक्स्ड है d किलोमीटर। शुरू में जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसको हमने मान लिया x km/h और शुरू में टाइम शायद t आवर लग रहा होगा। तो हमारे पास तो सिचुएशन ये है कि जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। अब क्वेश्चन के हिसाब से पहला सिचुएशन, अगर आपकी स्पीड फास्ट कर दी जाए 10 km/h, पहले जितनी थी, फास्ट करने का मतलब है आप उसमें ऐड कर देंगे। अब न्यू स्पीड 10 km/h बढ़ गई, पहले जितनी भी रही होगी उसमें 10 का इजाफा हो गया। तो पहले x की स्पीड थी, अब x + 10 हो गया। तो टाइम जो है वो नया जो टाइम आया वो 2 घंटा कम लेगा। सही बात है, अगर स्पीड बढ़ाइएगा तो टाइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो नई स्पीड और नया टाइम जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस ही आवेगा। डिस्टेंस आवेगा जो भी स्पीड था और उस स्पीड से चलने पर जो टाइम लगा। अब आगे चलिए, अगला स्टेटमेंट भी इसमें कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि अगर हम लोग स्पीड 10 km/h स्लो कर दें, यानी ये x था अब स्लो कर देंगे तो ये आ जाएगा x - 10 km/h। तो अब चूंकि स्पीड स्लो हुआ है तो वक्त ज्यादा लगेगा, तो कह रहा है 3 आवर मोर। पहले t आवर लग रहा था, अब t + 3 आवर लगेगा।
तो फिर से वही कहानी, स्पीड जो भी है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस आ जाएगा और मुझे डिस्टेंस ही निकालना है। तो आप सिंपल रिलेशन बना लीजिए, और वो रिलेशन ये है कि एक बार इनको इसके बराबर करेंगे तो x इंटू टी डेट इज एक्स टी, x को -2 से करोगे -2x प्लस 10t -20। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को अगर करेंगे एक्स टी, x में 3 से मल्टीप्लाई 3x -10t -30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अच्छा, इसकी वैल्यू एक बार xt के बराबर होगी, तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, सोचो दिस एक्सप्रेशन को अगर इक्वेट करूं तो xt कट जाना है। उस सिचुएशन में ये -2x इधर आकर क्या +2x बन जाना है, और ये +10 इधर आकर -10t बन जाना है। इसको इधर ही रखते हैं, इज इक्वल टू के -20। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, अगली बार अगर मैं इसको इसके बराबर करता तब भी xt कैंसिल हो जाता। उस सिचुएशन में इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती, तो -30 को उधर ले जाकर +30 कर देंगे, और इस इक्वेशन को यही रखते हैं 3x -10t, ये उधर जाकर +30 हो गया। अब ऐसा करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट का साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस से हो गया माइनस, ये माइनस से हो गया प्लस, और ये भी हो गया प्लस। ये इसलिए किया ताकि 10t कैंसिल आउट हो जाए, +10t -10t कैंसिल आउट, -2x + 3x + x बचा, +20 + 30 50 बचा। तो x के माने हो गए, स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। चलिए, इसको हम किसी भी एक्सप्रेशन में रख दें, इसी पहले दूसरे इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू हम रख देते हैं 50। चलिए, अगर मैं दूसरे इक्वेशन में रखना चाहूं तो 50 इंटू 3 150, ये -10t इधर आकर हो गया +10t, और इधर से 30 जाकर उधर हो गया माइनस, तो ये वैल्यू आ गया 120 बराबर 10t, लिहाजा t की वैल्यू आ गई 12। 12 घंटा है, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस होता है x इंटू टी, तो x की वैल्यू थी 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम था आपका 12 घंटा, मल्टीप्लाई कीजिएगा आ जाएगा 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन होते हैं। 5 years hence the age of William will be 3 times that of his son। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं ऑप्शन से बना लेता हूं, जनरल तरीके से बना सकते हैं। 5 years ago William's age was 7 times that of his son, present age of William। अच्छा, विलियम की ही एज प्रेजेंट पूछ रहा है। चलो मान लेते हैं ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग विलियम इस वक्त है 50 साल का। क्वेश्चन शुरू हुआ है 5 years hence से, यानी आज 50 साल का है, तो 5 साल बाद इसकी उम्र रही होगी 55, जो कि 3 गुनी है इनके बेटे के सम की, सॉरी बेटे की एज की, 3 times that of his son, यानी 5 साल बाद जो विलियम की उम्र होगी वो उसके बेटे की 3 गुनी होगी। तो सोचो बेटे की उम्र ऐसी क्या हम रखें जिसका 3 times 55 हो, तो 3 times 55 आता ही नहीं है, 3 times 55 नहीं आता। 3 times का मतलब है क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो कोई ऐसी एज नहीं होगी बेटे की जिसका 3 गुना करने पर 55 हो, लिहाजा ये ऑप्शन गलत है। जरा चेक करते हैं, आज विलियम की उम्र 45 है, 5 साल बाद विलियम की उम्र हो जाएगी 50। फिर सोचो बेटे की ऐसी एज क्या तुम सोचोगे जिसका 3 times 50 आ रहा है? कोई ऐसी एज नहीं है, मतलब नेचुरल नंबर सोचना है, डेसिमल में नहीं। तो अब आते हैं, अगर ऑप्शन सी के हिसाब से आज विलियम की उम्र 40 साल है, तो 5 साल बाद विलियम की उम्र रही होगी 45, और 45 3 से कटता है, 3 से काटने पर ये एज आवेगा 15, यानी उसके बेटे की उम्र 15 रही होगी।
5 साल बाद बेटे की उम्र 15 है, इसी का 3 टाइम्स होता है 45, तो आज उसका बेटा 10 साल का है। दोनों की एज पता चल गई। अब क्वेश्चन के हिसाब से दूसरा स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। विलियम की उम्र 5 साल पहले 5 ईयर्स एगो आज 40 का है, तो 5 साल पहले 35 का रहा होगा। आज बेटा 10 साल का है, तो 5 साल पहले 5 साल का होगा। 7 गुने का रिश्ता है। 5 साल बाद 3 गुने का था, 5 साल पहले 7 टाइम्स का था। सही बात है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। लास्ट ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। वैसे 35 साल आज है, 5 साल बाद 40 रहेगा, तो 3 से ना तो 40 कट रहा है, ना कोई ऐसा नंबर है जिसका 3 टाइम्स 40 आता है। लिहाजा ये पहले स्टेटमेंट पर ही 3 ऑप्शन कट गए थे, यही एक ऑप्शन सही था। दूसरे स्टेटमेंट पर भी चेक कर लिया और आंसर निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। The linear equation that convert temperature in Fahrenheit to Celsius। देखिए इसके लिए तो डायरेक्ट रिलेशन है जो मैं बच्चों को सिखाता हूं कि एक स्टेटमेंट याद रखना, फ़ारेनहाइट निकालने का तरीका है या स्टेटमेंट है, नैन्सी के 5 भाई 32 जोड़े तो फ़ारेनहाइट। 9C, इसी को बोला नैन्सी। नैन्सी के 5 भाई, भाई का मतलब डिवाइड, 9C के 5 भाई 32 जोड़े फ़ारेनहाइट। डायरेक्ट रिलेशन है कन्वर्जन का। तो अब देखते हैं, फ़ारेनहाइट बराबर ही दिया हुआ है, अच्छी बात है। यहां पर है 5C, ये नहीं हुआ। यहां है 9C के 5 भाई, यहां 32 जोड़े था, 32 नहीं जुड़ा। ये है 5C, नहीं होगा। 9C के 5 भाई 32 जोड़े फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी डायरेक्ट रिलेशन है, इसको चेक कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ये सब भी देखो ऑप्शन से बच जाता है। डिजिट का सम 9 इस ऑप्शन में भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, यानी इस स्टेटमेंट से नहीं जवाब निकलेगा कि डिजिट का सम 9 है। 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब इस अगर ये ऑप्शन होना है तो इसका 9 टाइम्स करती कीजिए आप। जो भी ऑप्शन होगा उसको चेक करेंगे। 9 टाइम्स करते हैं। चलिए, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अच्छा, पहले जरा समझो बात को। तुम इसका 9 टाइम्स करोगे तो वैल्यू क्या आएगा? यहां आएगा 9 और यहां आ जाएगा 9 8 72, 729। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिट का सम 9 होना चाहिए, जो कि है। इस नंबर का जो 9 टाइम्स है वो इसके ऑर्डर के रिवर्स का ट्वाइस है, यानी इस नंबर का जो 9 टाइम्स आया, यानी ये वैल्यू इसी नंबर के ऑर्डर को रिवर्स करके ट्वाइस के बराबर होगा। 18 दूनी 36 होता है भाई, 36 के वैल्यू 729 तक तो है ही नहीं। अगला चेक करते हैं। 9 दूनी 18, हाथ में रहा 1, 9 सते 63 और 1 64, 648 आया। यहां डिजिट को रिवर्स करेंगे, 27 होगा, इसका ट्वाइस 54 होगा, 9 के 648। चलो यहां आते हैं, 9 छके 54 के 4, हाथ में रहा 5, 9 किया 27, 27 और 5 33, सॉरी 32, 7 5 12, 32, 324। 36 का दुगुना हो गया 63, 63 का दुगुना हो गया 126, ये भी नहीं हुआ। लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 18 नमा 162। इस नंबर का ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो 81 होगा, 81 दूनी 162। सही बात है, यानी डिजिट का सम 9 है, वो बात भी सही। इस नंबर का 9 टाइम्स जो कीजिएगा वो बराबर होगा रिवर्स करने पर जो नंबर ऑप्टेन होगा उसके ट्वाइस के। सही बात है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
अ बॉय कैन स्विम 20 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर। देखिए डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड होती है, तो इंसान की स्पीड x मान लीजिए और स्ट्रीम या करंट की स्पीड y मान लीजिए। आप स्ट्रीम में स्पीड माइनस कर दीजिएगा, x माइनस वाई, स्ट्रीम की स्पीड हमेशा माइनस होगी, इन 2 आवर। तो आसान सा सवाल ये है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। अब डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड आएगी वो x प्लस वाई स्पीड आएगी डाउन स्ट्रीम में, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, इससे इसको डिवाइड कर दीजिएगा, x प्लस वाई की वैल्यू 10 आ गई। आगे क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर, अप स्ट्रीम के अंदर स्पीड x माइनस वाई हो जाएगी, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। टाइम फिर से 2 आवर था, तो दोनों का डिफरेंस 2 है, दोनों का सम। इक्वेशन बना लीजिए, एक आसान सा इक्वेशन आ गया, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। चलिए ऐड करने पर 2x की वैल्यू आ गई 12, x की वैल्यू आ गई 6। क्वेश्चन में पूछा क्या है? अच्छा, स्पीड ऑफ करंट पूछ रहा है, याद रखेंगे स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड y मानी थी आपने, y निकालनी है, x की वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर पहले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं 6 प्लस वाई की वैल्यू 10, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 6 यानी 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ऑप्शन में 6 दिया ही नहीं था, वैसे देना चाहिए था फंसाने के लिए कि बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में x की वैल्यू निकाल देंगे, और x जो है उस बच्चे की स्पीड है, उस बच्चे की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, करंट की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, इसीलिए डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो गया और अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस हो गया, y माइनस करंट की स्पीड। तो चलिए खैर, ऑप्शन में तो 6 दिया ही नहीं था, y की वैल्यू 4 ही निकालनी है, और करंट की स्पीड बोला है तो करंट, अगर बॉय की बोलता तो 6 आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से ये पूरा लीनियर इक्वेशन के दोनों पार्ट को हमने कवर कर लिया। पिछले 10 साल में जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे तकरीबन सारे टॉपिक से ही सवाल आए हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।